अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात सेना के रणबांकुरों की, जो देश की सरहद की रखवाली के लिए 365 दिन और 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। फिर चाहे रेगिस्तान हो या फिर बर्फीले पहाड़, इन जवानों के जोश में जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं आती है। और जवानों की इसी मुस्तैदी के चलते ही चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो पाते और 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने घरों में महफूज रहते हैं। जवानों की इसी मुस्तैदी से जुड़ा एक वीडियो सेना की ओर से जारी किया गया है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारे जवान मुश्किल हालात में भी चट्टानी हौसलों के साथ कैसे सरहदों पर डटे हुए हैं। बर्फीली चोटियों को अपने कदमों से नापते ये जवान चट्टानी हौसलों की मिसाल हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड में डटे इन जवानों के जोश और जज्बे को सलाम है। जवानों के साहस और शौर्य को बयां करने वाली ये तस्वीरें भारतीय सेना की ओर से जारी की गई हैं, जिसमें बर्फबारी के बीच सरहदों की रखवाली के लिए पेट्रोलिंग पर निकले इन जवानों के बुलंद हौसलों को दिखाया गया है। हाथों में राइफल थामे सधे हुए कदमों से बर्फीले रास्तों पर आगे बढ़ते इन जवानों के बीच शानदार तालमेल की इन तस्वीरों को दिखाया गया है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इन जवानों को दुश्मन से ज्यादा खतरा यहाँ के जानलेवा मौसम से होता है। कभी हाइपोथर्मिया तो कभी स्नो ब्लाइंडनेस का खतरा या फिर कभी बर्फीले तूफान का खतरा। यानी एक जरा सी चूक इन जवानों को कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। इतने खतरों के बावजूद हिंद के ये रणबांकुरे देश सेवा में अपना सर्वोच्च योगदान देने में जरा भी नहीं हिचकते, जिसकी गवाही ये तस्वीरें खुद दे रही हैं। हालांकि ऐसे दुर्गम इलाकों में तैनाती से पहले इन जवानों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है, ताकि पोस्टिंग के बाद जवानों को मौसम के कारण होने वाली दुश्वारियों से बचाया जा सके। देखिए, बर्फीले इलाके में तैनाती से पहले बहुत जरूरी है कि ये हर जवान को उस इलाके में एक्लेमेटाइज करते हैं। एक्लेमेटाइज यानी ये वो 9,000 के ऊपर है, 12,000 पर है, 14,000 पर है, उससे ज्यादा है तो उसे उसके बारे में वाकफियत दी जाती है, उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे होगा, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आती है, नींद नहीं आती है, खाना नहीं खाया जाता है, हो सकता है आंख से देखना मुश्किल हो जाए, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाए, चिल ब्लेन्स हो जाए, फ्रॉस्टबाइट हो जाए, लंग्स में पानी आने की खतरा जिसको हैपो बोलते हैं वो बीमारी हो सकती है। तो इन सब बीमारियों से उसकी वाकफियत, और हर हमेशा जवान अकेला नहीं होता है, उसके साथ उसका बड़ी पेयर होते हैं, जिससे कि एक दूसरे के बारे में अगर अचानक कोई पता चल जाता है कि ये जो है ये कुछ ठीक नहीं दिख रहा है या इसके जो नॉर्मल बिहेवियर में कोई फर्क नजर आ रहा है, तो वो जो दूसरा उसका साथी है जिसे बड़ी बोलते हैं, वो तुरंत किसी सीनियर को जाके अपने रिपोर्ट लगाएगा, ये जो मेरा साथी है शायद इसके व्यवहार में कुछ अलग सा लग रहा है, ये खाना नहीं खा रहा, ये सो नहीं रहा, इसको दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है। तो ये जितनी भी दिक्कतें आती है तो उस दिक्कतों से बचने के लिए उसको ट्रेनिंग, उससे वाकफियत, उसकी तरीके से एक्लेमेटाइज करना। बीते कुछ सालों में चीन और पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमाओं में घुसपैठ की कई बार कोशिश की गई, लेकिन भारतीय फौज के इन्हीं जवानों की मुस्तैदी के चलते ये कोशिशें हर बार नाकाम कर दी गई। फिर भी दोनों पड़ोसी देश सुधरने को तैयार नहीं है, लिहाजा हालात को देखते हुए अब इन जवानों को बॉर्डर की निगरानी के लिए हाईटेक उपकरणों से लैस किया गया है, ताकि बर्फबारी के बीच भी ये जवान बिना किसी परेशानी के अपनी सरजमी की रखवाली कर पाए। सियाचिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सेना के हजारों जवान तैनात हैं, जिनके लिए स्पेशल ड्रेस, जूते, कपड़े, सनग्लासेस और स्लीपिंग बैग के अलावा अब खास तरह के बंकरों का भी निर्माण कराया जा रहा है, ताकि इन जवानों को जानलेवा ठंड से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ऐसी परिस्थितियों में हमारे वीर जवान पाकिस्तान की सीमाओं से सटी एलओसी और चीन की सरहद से सटी एलएसी पर नजर रखते हैं और इसमें कुछ इलाकों में सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम सियाचिन का आता है। साल के करीब 4 महीने तक उत्तरी कश्मीर के क्षेत्रों में भी हालात बेहद मुश्किल हो जाते हैं। सर्दियों में 15 से 20 फीट तक बर्फ जमा हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारे जांबाज किसी महामानव की तरह हाथों में हथियार लिए हमारी सरहद की हिफाजत करते रहते हैं और फिर भी उनके जोश और जज्बे में कमी नहीं आती है। और यही वजह है कि देश की सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर करीब 140 करोड़ भारतीय पूरी तरह से महफूज हैं। हालांकि 15 से 20 फीट तक बर्फ वाले इलाके में इस तरीके से तैनात रहना काफी ज्यादा मुश्किल भी होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ऑक्सीजन कम होने लगती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, बोलते वक्त भी मुश्किलें आती हैं। बीच में ठंड वाले इलाकों में बात करते वक्त आवाज भी साफ नहीं रह पाती। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर शरीर भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। सियाचिन और लद्दाख जैसे दूसरे बर्फीले इलाकों में तैनात सैनिकों पर फ्रॉस्टबाइट्स का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता है और फ्रॉस्टबाइट का मतलब ये है कि अगर जवान बर्फीले मौसम में नंगे हाथों से राइफल के बैरल या फिर ट्रिगर को छूता है तो उसे अपना हाथ भी गंवाना पड़ सकता है। दरअसल भीषण ठंड की वजह से जवानों की उंगलियां गलने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा कई बार रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए फेफड़ों में संक्रमण से निमोनिया होने का भी खतरा रहता है और यही वजह कि बर्फीले इलाकों में पोस्टिंग के दौरान जवानों को नहाने और दाढ़ी बनाने की छूट भी नहीं मिलती है। सर्द इलाकों में तैनात सैनिकों के दिल या फिर ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का जमने की समस्या पैदा हो सकती है, जो कि फ्रॉस्टबाइट से ज्यादा गंभीर होता है। मैदानी इलाकों के मुकाबले ग्लेशियर्स में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा 100 गुना ज्यादा होता है और इसमें जान जाने का खतरा भी हमेशा रहता है। सियाचिन और लद्दाख जैसे इलाकों में ज्यादा दिनों तक रहने की वजह से सैनिकों की भूख और नींद भी मरने लगती है। इसी कारण उनका वजन घटता है और याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है और इसके अलावा ज्यादा ऊंचाई पर शून्य से नीचे के तापमान में रहने के कारण जवानों को दिल की धड़कनें तेज होने की शिकायत की आशंका बनी रहती है। हालांकि सैनिकों को ऐसी समस्याओं से बचाने के लिए लेह में भारतीय सेना का एक आधुनिक अस्पताल बनाया गया है, जहां ऑक्सीजन की प्रचुर उपलब्धता वाले कई चैम्बर्स मौजूद हैं। बीमार जवानों को यहां पर लाकर ऐसी दवाइयां भी दी जाती हैं जिनसे उनके फेफड़ों में कोई बदलाव न आए और इसके तहत अस्पताल पहले सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए बनाया गया था और अब ये लद्दाख में मौजूद सैनिकों की भी मदद कर रहा है। ऊंचाई वाली जगहों पर तैनाती से पहले सैनिकों की ट्रेनिंग भी होती है, जिससे एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस के जरिए किया जाता है, जो 3 स्टेजेस में बांटी गई है। स्टेज 1 यानी कि 9 से 12,000 फीट पर तैनाती से पहले सैनिक को उसी वातावरण में 6 दिन तक एक्लिमेटाइजेशन किया जाता है और उसके बाद स्टेज 2 की बारी आती है, जो कि 12 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनाती से पहले 4 दिन तक एक्लिमेटाइजेशन किया जाता है और आखिर में स्टेज 3, जो कि 15,000 से ऊपर की ऊंचाई की ट्रेनिंग से जुड़ी हुई है और उसके लिए 4 दिन या फिर कहें कि हर 1000 फीट पर 2 दिन का एक्लिमेटाइजेशन किया जाता है। और ऊंची चोटियों पर तैनाती से पहले जवानों को ये तीनों स्टेजेस पार करने होते हैं ताकि उनका शरीर इस मौसम का आदी हो जाए और जानलेवा बीमारी जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा यानी कि हेप जैसे किसी भी बीमारी से निपटने के लिए तैयार हो जाए। अमूमन उस हाइट्स के ऊपर ठंडे की परेशानी होती है, तो प्री फैब्रिकेटेड हट्स है, हीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। सांस लेने की तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का प्रावधान कर रखा है। खाने पीने की दिक्कत होती है तो यकीन किया जाता है कि उसको कम से कम पानी पीने के लिए जो गुनगुना पानी उसको पीने के लिए हो, जिससे कि उसको तकलीफ ना हो, पेट की कोई तकलीफ नहीं होने के लिए यकीन किया जाता है कि उसके जो ड्यूटियां हैं वो लंबी ना हो, 1 घंटे या 1.25 घंटे से ज्यादा उसको ड्यूटी नहीं आती है। चाहे वो टर्न करता रहेगा पर हमेशा वो जोड़ी में रहता है।
कम्युनिकेशन, अगर घर से बातचीत करना है, बहुत जरूरी है कि उसका मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। तो उस मनोबल ऊंचा रखने के लिए और ये देखने के लिए कि उसको अपने परिवार की तरफ से कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो उससे वो एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनके एंटरटेनमेंट का साधन पूरा होता है। टेलीविजन का अगर प्रावधान है, उधर टेलीविजन दिया जाता है। तो ये जितने भी हैं वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड में रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और यकीन करना है कि जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी ना हो, उसके पास जो उसका इक्विपमेंट है उसमें किसी प्रकार के अगर दूरबीनें हैं, अगर गलती से भी उसमें पानी चला गया तो वो दूरबीन बेकार हो जाएगी। या हथियार पड़ा है, अगर उसमें कहीं पानी चला गया, कुछ हो गया और वो बर्फ जम गया तो हथियार फायर नहीं करे। तो उसने यकीन भी करना है कि जो भी उसके पास हथियार है, इक्विपमेंट है, उसका भी वो देखभाल करे, वो खुद का भी अपना देखभाल करे। पिछले कुछ दिनों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। शायद यही वजह है कि पहले की तुलना में इस बार वहां के धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी तादाद में उनके भक्त पहुंचे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। धाम में व्यवस्था देखने वाली टीम को भी इसका अंदाजा था कि इस बार भक्तों की संख्या में इजाफा हो सकता है, लिहाजा उसी हिसाब से ज्यादा लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं। लेकिन समागम के लिए भक्त इतनी ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं कम साबित हो रही हैं। बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए बनाए गए सारे पंडाल और आसपास का खाली मैदान रोज खचाखच भर जाता है, तो लोग बाबा को सुनने के लिए आसपास की पहाड़ियों पर चढ़कर बैठ जाते हैं। बागेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जो आयोजन 13 फरवरी से शुरू हुआ, उसका तीसरा दिन है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये वो टेंट के बाहर की जगह है, मैदान है। आपको बताएं कि जो बड़ा सा टेंट बनाया गया, पहले हम आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। वो टेंट अगर आप देखें तो वो इतना बड़ा टेंट है कि उसमें हजारों लोग एक बार में समा सकते हैं। लेकिन इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कि अब उस टेंट के बाहर भी लोगों को खड़े होना पड़ रहा है, क्योंकि टेंट के अंदर बिल्कुल जगह नहीं बची है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखें दूर तक आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे और मैदान भी अब छोटा पड़ने लगा है। तो लोगों ने पास में ही बनी पहाड़ी का रुख किया है और बड़ी संख्या में लोग अब उस पहाड़ी पे भी आपको दिख जाएंगे जो बैठे हुए हैं। बागेश्वर धाम तक भले ही वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहां दूर से बैठ करके भी वो उनकी बातों को सुन रहे हैं। जो दरबार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगाया है, वो उनको देखने के लिए जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए। और ये तस्वीरें बताती है कि कैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में लोगों की आस्था जो है वो अभी भी बरकरार है। इतने जो विवाद हुए, नागपुर में जो विवाद हुआ था उसके बाद तमाम चीजें हुई, लेकिन इस बीच में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं बागेश्वर धाम बड़ी संख्या में। आज से सीबीएसई के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। लाखों छात्र इन दिनों बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं और सबकी ख्वाहिश ये है कि पेपर्स में वो अपना बेस्ट कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर पाएं। तो ऐसे मौके पर छात्रों का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और पॉजिटिविटी इसलिए जरूरी है क्योंकि छात्र एग्जाम का जरूरत से ज्यादा प्रेशर लेने लगते हैं। तो ऐसे में अगर छात्रों को कुछ टिप्स मिल जाएं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कुछ ऐसे टिप्स को हमने अपनी इस रिपोर्ट में शामिल किया है। साल भर पढ़ाई और अब परीक्षा की घड़ी। सीबीएसई के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा का आगाज गुरुवार से हो रहा है। लिहाजा कई बच्चे टेंशन में हैं, तो कहीं बच्चों के माँ बाप परीक्षा को लेकर चिंता में हैं। परीक्षा इसलिए होती है कि हम कितने समय में कितना काम करके दिखा सकते हैं। हमारी उसी चीज की परीक्षा होती है जो हमें बार बार पढ़ाया जाता है, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। मैं जब अपने क्लास में पढ़ता था तो हमारे टीचर्स बार बार एक ही चीज को दोहराते थे, तो हमें पता नहीं लगता था ये क्यों दोहरा रहे हैं। लेकिन बाद में पता लगा कि वो प्रैक्टिस कराते थे। तो परीक्षा के लिए जो पहला असूल है वो ये है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो बार बार एक चीज को करिए, आपको एग्जाम में लगेगा ये तो मैंने कल ही किया था, तो डर निकल जाएगा। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है, जबकि इस बोर्ड के 10वीं के एग्जाम 27 फरवरी से शुरू होंगे। इस बार सीबीएसई की परीक्षा में 38,83,710 स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। जाहिर है इम्तिहान बड़ा है, लिहाजा छात्रों की चिंताएं भी बड़ी हैं। ऐसे में सवाल है कि बच्चों को परीक्षाओं की टेंशन से कैसे बचाएं और इसके लिए क्या कुछ करें।
जो सबसे जरूरी बात है उन बच्चों को समझना चाहिए वो ये है कि इस टाइम पीरियड में आप जितने ही सकारात्मक रहेंगे यानी पॉजिटिव रहेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए, अब तक जो भी आपने पढ़ा है पूरे साल में वही आपके काम आने वाला है, उस पर भरोसा रखना होगा आपको। एक तरह से कहें तो परीक्षाओं का सीजन आ चुका है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी कल से शुरू हो रही हैं। इस बार यूपी बोर्ड के एग्जाम को नकल मुक्त बनाने की पुख्ता तैयारी की गई है। जाहिर है ये उन छात्रों के लिए राहत की बात है जो मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे छात्रों के दिमाग में भी परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। और मैं समझता हूं कि हम लोग के जमाने में भी हम लोगों ने महसूस किया था, जब हम इस स्टेज पे आते हैं तो हमको लगता है कि पता नहीं क्या कैसा क्वेश्चन होगा, हम क्या लिखेंगे, लेकिन जब एग्जाम देना शुरू कर देते थे तो बड़े आराम से पूरा एग्जाम निकलता था। हाल के सालों में बोर्ड परीक्षाओं का डर कम हुआ है। बच्चे अब पहले के मुकाबले ज्यादा रिलैक्स होकर एग्जाम दे रहे हैं। फिर भी मन के कोनों में इन परीक्षाओं को लेकर चिंता तो रहती ही है। जब एग्जाम में आप बैठने जाओ तो पेपर देख के घबराना नहीं है। एक बार 1 मिनट का समय लेके आप पूरा पेपर देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस है पेपर में, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ चॉइसेस भी आती हैं तो आप पहले से ही उसमें डिसाइड कर लो कि आपको कौन से क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद अपना टाइम आप बांट लीजिए कि टाइम आप किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारा ये भी उद्देश्य है कि कोई भी आपको आता हुआ है, कोई प्रश्न आता है, कोई उत्तर आता है तो वो छूटे ना। कहते हैं जिंदगी का कोई इम्तिहान अंतिम नहीं होता और किसी इम्तिहान से आपकी जिंदगी तय नहीं होती। इसलिए परीक्षा टेंशन मुक्त होकर दीजिए और परीक्षा के इस दौर को उत्सव की तरह लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर। 16 फरवरी यानी कि कल से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस बार परीक्षा में नकल रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। नकल कराने वालों पर एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी है। और वहीं पहली बार उत्तर पुस्तिका में बार कोडिंग की गई है। नकल मुक्त परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी 3 महीने से पुलिस और प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इसके लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें सभी 75 जिलों में बोर्ड परीक्षाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। हर जिले में भी एक कंट्रोल रूम होगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए परीक्षा देने वाले छात्रों पर नजर रखी जा सके। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस बार नकल रोकने के लिए कड़े निर्देश मुख्यमंत्री स्तर से दिए गए हैं। नकल करवाने वालों पर एनएसए लगेगा, तो वहीं पर पहली बार आंसर शीट्स की बार कोडिंग भी की गई है नकल रोकने के लिए। यहां हम देख रहे हैं कंट्रोल रूम में है कि ये जो अधिकारियों के नंबर है वो यहां पर लिखे हुए हैं, डीएमएसपीज के नंबर है। यानी कि अगर कोई भी बात ऐसी दिखती है तो उससे शिक्षा विभाग के अधिकारी जो इस कंट्रोल रूम में है वो कोऑर्डिनेशन करें। यहां पर हमारे साथ ज्वाइंट डायरेक्टर भगवती सिंह जी भी है। सर, जिस तरह से नकल रोकने के लिए इस बार कड़े निर्देश दिए गए हैं, एनएसए लगेगा उन पर जो नकल करवाएंगे या उसमें शामिल होंगे, क्या निर्देश हैं सर और किस तरह से आप लोग इस पर? ये बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी संगठित अपराध करते हैं नकल के क्षेत्र में, जो है जो नकल कराते हैं, ऐसे नकल माफियाओं के विरुद्ध एनएसए लगेगा। और जो हमारी तैयारियां हैं लगभग 3 महीने से हो रही हैं। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हम बैठकें कर रहे हैं, जिसमें जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, एसएसपी साहिबान रहते हैं और इसकी समीक्षा की जा रही है। जो हम लोगों ने तकनीकी आधारित व्यवस्था की है इसकी देखने की, उसके तहत हमने राज्य स्तर पर गत वर्षों में 1 कंट्रोल रूम रहता था, इस बार 2 कंट्रोल रूम बनाए हैं। यहाँ पर अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग जिलों के जो सेंटर्स हैं उनको देखा जा रहा है, चाहे वो एंट्रेंस हो किसी कॉलेज का, यानी जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका, या फिर कक्ष यानी कि जहां परीक्षा होगी, या फिर स्ट्रांग रूम जहां आंसर शीट्स और क्वेश्चन पेपर्स रखे जाएंगे। यहां अभी परीक्षा शुरू नहीं हुई है इसलिए ये दिख रही है। और पीछे जो स्क्रीन है उसमें इसको अगर कोई चीज ऐसी दिखती है सर तो उसको बड़ा करके भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि 3 महीने से एसटीएफ भी इस पर काम कर रहा है, तो कैसे आप लोगों का कोऑर्डिनेशन जिले के अधिकारियों या पुलिस अधिकारियों से होगा? यहाँ यदि हम कोई भी चीज़ ऐसी देखते हैं तो तत्काल हम कंट्रोल रूम को सूचित करते हैं। जनपद के कंट्रोल रूम पर एक एडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं, साथ ही हम जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित करते हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक फिर स्थानीय पुलिस के साथ कार्य करते हैं।
जहाँ तक एसटीएफ के साथ और लोकल इंटेलिजेंस के साथ है, उनके साथ राज्य स्तर से लगभग 3 महीने से हम लोग जो है जितनी हमारी इंफॉर्मेशंस हैं जो वो सारी हमने शेयर की हैं, ताकि कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन हम ले सकें और कोई घटना घटित ही ना हो। पहली बार बारकोडिंग की गई है जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनकी, उससे आपको लगता है कि इसमें काफी मदद? जी बिल्कुल होगी। 3 चीज़ें हमने पहली बार की हैं। पहली चीज़ तो हमने एक राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बढ़ाया है। दूसरा, हमने बच्चों को भी जो एक निर्देशिका जारी की है, बोर्ड की वेबसाइट पर है, कि कैसे वो एग्ज़ाम दें ताकि उनको जो है एक मार्गदर्शन मिल सके, उनकी काउंसलिंग हो सके। और तीसरा, परीक्षा केंद्रों पर जो कॉपियाँ जाती हैं वो बाहर ना जाएं, और यदि कोई अफवाह फैलाता है कि ये कॉपी बाहर आ गई है तो वो उस चीज़ को जानने के लिए हमने बार कोडिंग की है प्रत्येक कॉपी पर। तो बिल्कुल बड़ी तैयारी की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश परीक्षा कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इस बार भी 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हैं, और इतने परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था करना, नकल विहीन परीक्षा कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन की मदद से ये तैयारी कर रहा है। 16 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। उसके लिए मॉनिटरिंग लखनऊ स्थित इसी कंट्रोल रूम से होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के निजी दौरे पर कश्मीर पहुंचे। यहां वो पर्यटन के लिए मशहूर गुलमर्ग में स्कीइंग करते नजर आए, और इस दौरान राहुल ने नीली टी शर्ट और ब्लैक जैकेट पहन रखी थी। स्कीइंग के बाद राहुल गांधी वहां आए पर्यटकों से भी मिले। अपने बीच कांग्रेस सांसद को देखकर पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे, और इससे पहले 29 जनवरी को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर श्रीनगर गए थे, और इस दौरान उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। तब राहुल सफेद टी शर्ट में नजर आए थे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।